कांग्रेस की सुनामी है। किसान, जवान और पहलवान ये मिलकर के बीजेपी को चकनाचूर कर दी। अन्ना आंदोलन के बाद लगातार राहुल के स्क्रिप्ट राइटर रहे। वो पिछले कुछ दिनों से लगातार राहुल गांधी के छत्र छाया से बाहर रहे। इस योगेंद्र यादव को इतनी बार कांग्रेस इस्तेमाल कर चुकी है कि फूका हुआ कारतूस बन गया, तो कांग्रेस ने इसे साइड कर दिया। तमिलनाडु में दरअसल स्टालिन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टालिन अब अपने बेटे उदयगिरी को सत्ता सौंपना चाहते। उदयगिरी को हिंदू विरोधी एजेंडे में उतारा गया। नमस्कार, कैसे हैं आप? योगेंद्र यादव याद है आपको? आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव। प्रधानमंत्री ने इशारों में ये कहा था कि कुछ लोग आंदोलनजीवी होते हैं तो कभी ना नहाने वाले। राजनीति में भाई सऊदी अरब और अरब देशों में पानी की दिक्कत है तो वहां लोग नहीं नहाते हैं। वजू करने के लिए हमारे कई मुस्लिम देश कहते हैं भाई वहां वजू इसलिए इस तरह से होता है क्योंकि पानी की कमी है। हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, हम 4 बार नहाते हैं। लेकिन ऐसे आंदोलनजीवी जो तुष्टीकरण के खेल के खिलाड़ी हैं, वो ये सोचते हैं कि यदि हम कभी नहीं नहाएंगे हमारे शरीर से इतना दुर्गंध आएगा कि इस दुर्गंध से हम देश को ही तबाह कर देंगे। तो यही उनका एजेंडा होगा। सलीम यादव एलियस योगेंद्र यादव ने हरियाणा चुनाव में कहा था कि कांग्रेस की हवा है। मैं तो कहूंगा कांग्रेस की लहर है। लहर नहीं, कांग्रेस की सुनामी है। किसान, जवान और पहलवान ये मिलकर के बीजेपी को चकनाचूर कर दी। योगेंद्र यादव ऐसा सपना 1 साल से नहीं देख रहे। ये लेफ्ट लिबरल गिरोह का शहरी नक्सल सरगना सालों से भारत के खिलाफ इसी ढंग की साजिश करता रहा। ये सस्ता कुर्ता पैजामा पहन करके 5 स्टार और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के में अयासी के खिलंदरों का गैंग दरअसल दिखता वामपंथी है। कांग्रेस के एजेंडे पर बन गया पत्रकार। और जब कांग्रेस का दौर था तो सोचिए, दूरदर्शन पर जिस समय में चेहरा दिखना असंभव था तो किसके इशारे पर लेट 80s में जो प्रणय जेम्स राय, राहुल के पप्पा के प्यारे थे, जिनको स्लॉट दूरदर्शन पे मिला था, उसमें सबसे ज्यादा दिखता था। कांग्रेस के खैरात पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बना ये योगेंद्र यादव वामपंथी होने का एक छलावा करके बौद्धिक बनता था। लेकिन जब सोनिया की मनमोहनी सरकार बनी तो उसमें सोनिया के सुपर कैबिनेट का हिस्सेदार रहा। सोनिया की मनमोहनी सरकार के ऊपर जो सोनिया गांधी की किचन कैबिनेट थी, उसका सबसे बड़ा सरगना हुआ करता था योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव, अरुणा राय, अंदर बंदरों का गैंग मनमोहनी सरकार को हैंडल करता था। कमाल की बात देखिए, इसी योगेंद्र यादव ने अन्ना आंदोलन की स्क्रिप्ट लिखी और कांडी केजरी के गैंग का सरगना बना। जो व्यक्ति सोनिया की मनमोहनी सरकार के ऊपर सुपर कैबिनेट का हिस्सेदार था, वो अन्ना आंदोलन चला रहा था। जरा खेल को समझिए। वही फिर अन्ना आंदोलन में जब वो भस्मासुर बन गया कांडी केजरी, तो सोनिया का ये एजेंडा आवाज वापस फिर मालिक की सेवा में लग गया। और लगातार राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो अभियान, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, उस सब का स्क्रिप्ट राइटर यही योगेंद्र यादव एलियस सलीम था। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने इसे धक्के मारकर बाहर कर दिया। इसे हमेशा भारत से नफरत, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने का खेल चलता रहा। पिछले कुछ दिनों से योगेंद्र यादव राहुल गांधी से दूर नजर आते रहे। जो योगेंद्र यादव अन्ना आंदोलन के बाद लगातार राहुल के स्क्रिप्ट राइटर रहे, वो पिछले कुछ दिनों से
लगातार राहुल गांधी के छत्र छाया से बाहर रहे। ऐसा क्या रहा, ऐसा क्या खेल रहा, ऐसा क्यों रहा? वही राहुल योगेंद्र यादव एक बार फिर बिल से बाहर निकला है। दरअसल राहुल गांधी के सिपह सालारों ने हरियाणा चुनाव के बाद योगेंद्र यादव को धक्का मारकर बाहर कर दिया था। जिस योगेंद्र यादव को कांग्रेस के राहुल टीम ने धक्के मारकर बाहर कर दिया, कांग्रेस के किसी भी गतिविधि से बाहर किया, कांग्रेस के इकोसिस्टम ने नाराज होकर के कहा कि ज्यादा खैरात योगेंद्र यादव पा जाता है और हम लोग यूट्यूब पे इतना दुकान चलाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। कांग्रेस का पूरा इस सनसनीबाजों का गैंग, ये पूरा खलियर खैराती गैंग योगेंद्र यादव के पीछे पड़ गया कि ज्यादा मलाई ये चाट रहा है, राहुल गांधी के ज्यादा नजदीक ये सट गया। हरियाणा चुनाव के बाद लगातार योगेंद्र यादव कांग्रेस के खेल से बाहर था। जब महाराष्ट्र में, आपको याद होगा, जब महाराष्ट्र में चुनाव शुरू हुआ तो योगेंद्र यादव महाराष्ट्र चुनाव के समय में पिटता हुआ नजर आया। लोगों ने कहा कि ये इसकी आदत है और हर वक्त ये इस तरह का खेल खेलता है। कांग्रेस ने, दरअसल माना जाता है कि कांग्रेस के लोगों ने योगेंद्र यादव की पिटाई करवा दी या योगेंद्र यादव ने खुद अपनी पिटाई करवाई। महाराष्ट्र चुनाव में इसकी दुर्गति हुई और ये सीन से गायब हो गया। उसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि योगेंद्र यादव अपनी मारपीट का स्क्रिप्ट खुद ही लिखता है और जानबूझ करके नाउमीदी के दौर में उम्मीद जगाती किताबें हमेशा ही नाउमीदियों में रहता है। यह हमेशा भारत से हताश रहता है और इसके बारे में कहा जाता है कि आप देखेंगे कि ये आदमी शुरू से ही, जिस समय में राहुल गांधी के पप्पा की सरकार हुआ करती थी, तब से खुद की पिटाई करवा करके हीरो बनने की कोशिश करता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से योगेंद्र यादव सीन से गायब था। योगेंद्र यादव के बारे में कहा जाने लगा कि ये एजेंडा इसका फेल होता है, ये राहुल रिफॉर्म परियोजना में माल खूब कमा रहा है। कहा जा रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, ये इसी की स्क्रिप्ट थी। आपको याद होगा कि ये पूरे इन तमाम चीजों में, ये जितने चीजें हुई उन सब में हिस्सेदार था। जब कभी भी कांग्रेस और भारत द्रोही एजेंडे का, हर एजेंडे का स्क्रिप्ट राइटर रहा। शाहीन साजिश हो जाए, ये देखिए, ये सो कॉल्ड किसान आंदोलन हो, उसमें भी योगेंद्र यादव हर फ्रेम में आपको नजर आएगा। मैंने ऐसे ही गूगल से निकाला, योगेंद्र यादव आपको भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम के कदम मिलाता हुआ हर जगह आपको दिखाई दे देगा। ये योगेंद्र यादव आप ये देखिए, ये शाहीन साजिश में आपको हर जगह दिखाई दे देगा। भारत को कमजोर करने के जितने एजेंडे हैं उसमें हर जगह ये दिखाई देगा। ये देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर वाले में, कन्याकुमारी से जब मार्च निकला था उस समय भी ये था। लेकिन हाल के दिनों में योगेंद्र यादव को बाहर कर दिया गया। योगेंद्र यादव कांग्रेस के इस खेल से बाहर हो गया, लेकिन एकाएक हर मोर्चे पर फेल। चाहे वो किसान आंदोलन के माध्यम से देश तोड़ने का खेल हो, चाहे वो शाहीन साजिश के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर देश की तबाही का खेल हो, चाहे वो दलितों मामले में रोहित वेमुला वाला मामला हो, माना जाता है कि हर मामले का खिलाड़ी योगेंद्र यादव होता है। इस योगेंद्र यादव को इतनी बार कांग्रेस इस्तेमाल कर चुकी है कि फूका हुआ कारतूस बन गया, तो कांग्रेस ने इसे साइड कर दिया। ये दरअसल सोनिया गांधी के एजेंडे का खिलाड़ी था, राहुल गांधी के दौर में से बाहर किया गया। लेकिन हर मोर्चे पर फेल कांग्रेस, हर मोर्चे पर फेल भारत जोड़ तोड़ो एजेंडा के गैंग को एक नई सुपारी तमिलनाडु से मिली है। तमिलनाडु में हिंदी विरोध और डीलिमिटेशन को लेकर के एक बवाल मचा है और कहा जा रहा है कि इस खेल में भी योगेंद्र यादव को उतार दिया गया। योगेंद्र यादव इस खेल में उतर गया और उसने अलग अलग टेलीविजन चैनल और कांग्रेस के एजेंडाबाज पत्रकारों के चैनल पर कूद करके अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। योगेंद्र यादव की स्क्रिप्ट तैयार हो गई और जो फर्जीवाड़ा का खेल जिस तरह से हरियाणा में उसने किया था कि कांग्रेस की हवा चल रही है, हवा नहीं लहर चल रही है, लहर नहीं सुनामी चल रही है, उस पर इसने दक्षिण भारत में डीलिमिटेशन का मुद्दा गरमाया। इस विषय पर तमाम
राजनीतिक विश्लेषक और नेता अपनी राय रख रहे हैं। हाल ही में इंटरव्यू के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ता और विश्लेषक, ये राजनीतिक कार्यकर्ता भी है, विश्लेषक भी है, प्रोफेसर भी है, नेता भी है, ने विस्तार से बताया कि परसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता जायज है और इस पूरे खेल में ये उतरा कि दक्षिण भारत का जो डिमांड है वो जायज है और दक्षिण भारत को इसके लिए प्रवोक करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। दरअसल द्रोहित वेमुला के माध्यम से दलित खेल, उसके बाद आदिवासियों का अत्याचार का मामला, फिर उसके बाद शाहीन साजिश, फिर किसान आंदोलन, फिर उसके बाद जंतर मंतर पर जवानों का, पहलवानों का खेल, ये सब खेल योगेंद्र यादव का था। योगेंद्र यादव इन सब का स्क्रिप्ट राइटर था और माना जाता कि शहरी नक्सलियों का सबसे बड़ा सरगना रहा। लेकिन हरियाणा चुनाव ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया क्योंकि इसने शाहीन बाग, किसान, जवान और पहलवान, ये छोटे से राज्य में सबसे बड़ा प्रयोग था। तो हुड्डा एंड टीम ने भी ये प्रहार किया कि इस योगेंद्र यादव को भगाओ। योगेंद्र यादव को इस सीन से गायब किया गया। लेकिन एकाएक जो ही तमिलनाडु में खेल शुरू हुआ, तमिलनाडु में दरअसल स्टालिन अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टालिन अब अपने बेटे उदयगिरी को सत्ता सौंपना चाहते हैं। उदयगिरी को हिंदू विरोधी एजेंडे में उतारा गया तो कहा जाता है कि उत्तर भारत में इससे एक बुरा प्रभाव पड़ा। अब इसी वजह से स्टालिन ने उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने के लिए खेल खेला। सबसे पहले शिक्षा नीति का जो मूल मॉडल है 3 भाषा को लेकर के, कि एक राज्य की अपनी भाषा, एक और 2 अन्य ऐसी भाषा जो स्वेच्छा से चुनी जाए, जिसमें आमतौर पे लोग अंग्रेजी चुनते हैं, हिंदी हो या पड़ोस की दूसरी लैंग्वेज हो। हर राज्य ने इसे अपनाया, तमिलनाडु ने इसे खारिज किया। अब चूंकि ये मामला हिंदी विरोध का है तो इन लोगों की दुकान हिंदी से चलती है, इसलिए इस पर तो बड़ी सलीके से आते हैं। लेकिन परिसीमन का मुद्दा एक गहराने के लिए कर दिया कि तमिलनाडु में इस परिसीमन की वजह से तमिलनाडु की सीट कम कर दी जाएगी। जब गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, और सवाल यह है कि हवा में तीर खेलने का खेल किस कदर है, कब तक कितना खतरनाक, इस बात को समझिए। अभी जनसंख्या जो 2021 में होना था वो कोविड के कारण हो नहीं पाया। अभी दूर दूर तक जनसंख्या का होने का, जनगणना होने का कोई दिखाई नहीं दे रहा। जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक डिलिमिटेशन की बात होगी नहीं। डिलिमिटेशन इसलिए जरूरी है हर चीज में कि जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो एक सांसद का जो दायरा है वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। संख्या ज्यादा होने की वजह से सांसद उतने बड़े पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। नई संसद हमारी इसीलिए बनी है कि जनता के प्रतिनिधि की संख्या बढ़ाई जाए। दरअसल इन सब की पीड़ा इस बात को लेकर के है कि नई संसद होगी, नई संसद में सांसदों की संख्या ज्यादा होगी, तो इसके लिए मोदी को इतिहास में याद किया जाएगा कि मोदी के काल में ये सब चीज हुआ। इस पूरे भारत द्रोही एजेंडाबाजों को इसी बात को लेकर के पीड़ा है कि इसका फायदा इतिहास में नरेंद्र मोदी को मिलेगा। इसीलिए इन सब ने एजेंडा चलाना शुरू किया, डिलिमिटेशन का विरोध। अब डिलिमिटेशन का विरोध यदि उत्तर भारत में होगा तो ये इसमें कुचल दिए जाएंगे। इसीलिए तमिलनाडु से इसका विरोध शुरू किया गया और इसे बांटने की कोशिश की गई उत्तर और दक्षिण के बीच। फिर स्टालिन को लगा कि इसी मामले से वो एक नायक दक्षिण भारत का नेता बन सकता है। इसीलिए केरल को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, केरल के मुख्यमंत्री को, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, बंगाल और उड़ीसा गैर हिंदी भाषी राज्यों के मुख्यमंत्री को उसने आमंत्रित किया। और माना जा रहा है कि इस खेल के पीछे एकदम से पीछे पड़ गया खिलंदर योगेंद्र यादव। तो क्या योगेंद्र यादव ने नई सुपारी ली है, माल बाहर से आया है, जिसे आंदोलन जीवी प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री हम और आप यदि जानते तो क्या प्रधानमंत्री मोदी नहीं जानते कि किस तरह का खतरनाक खेल योगेंद्र यादव खेल रहा है। इसके बावजूद योगेंद्र यादव के इस तरह के एजेंडे के पीछे, भारत तोड़ने की इन तमाम साजिशों को क्या अभिव्यक्ति की आजादी की छूट की दी जा रही है। नरेंद्र मोदी दरअसल इन सबको थका देने का खेल खेलते हैं। पाकिस्तान जैसे देश को बिना युद्ध किए बर्बाद कर देने वाले मोदी ऐसे चिरकुटों को किस तरह से तबाह कर रहे हैं ये साफ दिख रहा है। ये चिरकुटों की टोली मौज लेती थी। ये तिस्तासी तलवारों का गैंग, ये प्रणय जेम्स राय के चेलों का पूरा गैंग, ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र का नायक हुआ करता था। आज के दौर में तमाम लोग खलिहर खैराती हैं।
मोदी समर्थकों को लगता है कि योगेंद्र यादव जैसे एजेंडाबाजों, भारत द्रोही एजेंडा चलाने वालों को कुचला क्यों नहीं जाता। दरअसल इन सबको खुले मैदान में छोड़कर मोदी अपने ढंग का एक नया खेल खेल रहे हैं। योगेंद्र यादव ने नई सुपारी ली है। नई सुपारी बताता है कि कांग्रेस के अंदर हताशा क्या है। जिस योगेंद्र यादव को साइड कर दिया गया, उसे फिर से मैदान में उतारने के मायने क्या हैं। जिस तरह से हर एजेंडा फेल हुआ, नैतिकता के इस दीवार के सामने में इस एजेंडा का भी फेल हो जाना तय है, क्योंकि देश ऐसे ऐसे फ्रॉडों को पहचान चुका है। हवा नहीं, आंधी है, आंधी नहीं, सुनामी है, जिन्हें देश की जमीन नहीं दिखाई देती, वे विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक इस देश में बन गए हैं। योगेंद्र यादव जैसे लोग 80 के दशक से सैफोलॉजिस्ट का फर्जीवाड़ा का धंधा करते रहे। दूर दूर तक जमीन न समझने वाले, कभी ना नहा करके गंदगी से इस देश के पतन का कल्पना करने वालों को लगता है इस तरह के एजेंडे से वो देश के नायक बन जाएंगे। ऐसे ऐसे खलनायकों, ऐसे ऐसे शहरी नक्सलियों की पहचान हो गई है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी को इनसे निपटने का बेहतर सलीका आता हो, लेकिन देश को लगता है कि कब तक ऐसे ऐसे भारत द्रोहियों, समाज द्रोहियों, सनातन द्रोहियों से को देश को नोचने की इजाजत दी जा सकती है। हर मोर्चे पर देश के खिलाफ षड्यंत्र, 370 के खिलाफ शाहीन साजिश, फर्जी किसान आंदोलन, किसान जवान और पहलवान अग्निवीर के खिलाफ षड्यंत्र, ये तमाम षड्यंत्रों पर जनता ने इन सबको थप्पड़ मार के जवाब दिया है। फिर भी फेक नैरेटिव गढ़ते हैं। अब जाति युद्ध, मजहबी षड्यंत्र, किसान और जवान वाले षड्यंत्र के बाद उत्तर और दक्षिण भारत को तोड़ने का नया खेल शुरू हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार इन सब पर नकेल जल्द से जल्द कसे। और आप सबको याद दिलाऊं, नेजा मेला पर जो अपनी मुहिम थी, अकेले अपनी मुहिम थी, वो अंजाम पा चुका है। योगी आदित्यनाथ ने मनीष ठाकुर शो के इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया है और नेजा मेला पर रोक लग गई है। इस पर एक अलग से विश्लेषण हम करेंगे 6:45 बजे 6:45 पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।